तो चैप्टर 1 जो जयप्रग हम पढ़ रहे थे उसका 2 पार्ट हम पढ़ चुके ना 2 पार्ट। आज का पार्ट है 3 और आज का टॉपिक है मनुष्य का पाचन तंत्र। अगर आप पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं पढ़े हो तो उसको एक बार देख लेना। और जैसे कि हम हर बोलते हैं कि मेरा हर एक वीडियो में नोट्स आपको रहता है लिखा हुआ, रहता है कि नहीं रहता है? नोट्स आपका लिखा रहता है। कुछ बच्चे क्या होते हैं कि सुनकर समझ लेते हैं लेकिन लिखने में उन लोगों को क्या होता है, बहुत दिक्कत होता है। तो उन्हीं बच्चों के लिए हम क्या करते हैं, नोट्स लिख देते हैं ताकि आपको लिखने में कोई दिक्कत ना हो। तो देखिए हम थोड़ा देर के लिए हम साइड हो जाते हैं। आप इसको सबसे पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका पिक ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। उम्मीद है कि आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, चलिए ठीक है। अगर आप स्क्रीनशॉट ले लिए तो हम बताते हैं कि क्या करना है। हर बार हम यही बताते हैं कि स्क्रीनशॉट ले लेने के बाद आपको क्या करना है, कॉपी में लिख लेना है। क्योंकि हम ऐसा आपका वीडियो बना रहे हैं, हर एक वीडियो का मेरा एक ही लक्ष्य है। ये लक्ष्य है कि बच्चों को कोचिंग ना जाना पड़े, कोई और ट्यूशन या कोचिंग ना करना पड़े। आप यहीं से टोटल नोट्स, जितना भी नोट्स है आप यहीं से क्या करोगे, उतार लोगे कॉपी में और पूरा एग्जाम का तैयारी आपको कंप्लीट तैयारी यहाँ पर हम करवा देंगे। सभी सब्जेक्ट का, चाहे वो साइंस हो, सोशल साइंस हो, मैथ हो, हिंदी हो, सभी सब्जेक्ट का आपको तैयारी यहाँ पर होने वाला है। सभी सब्जेक्ट का वीडियो बनने वाला है, वीडियो बन भी रहा है सभी सब्जेक्ट का। बस आपको करना क्या कि हर एक सब्जेक्ट का पार्ट बाय पार्ट वीडियो देखिएगा और उसको सिस्टमैटिक ढंग से, जैसे कोचिंग में पढ़ते तो कॉपी में कैसे लिखते हो उस जैसे कॉपी में आप लिख लिया करोगे। बाकी समझाने का ड्यूटी मेरा है, ठीक है ना। बाकी समझा देंगे हम, आपको लिखने का ड्यूटी आपका है कि लिख करके उसको क्या करना है, समझना है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। पार्ट 1 पार्ट 2 में हम लोग बहुत सारे मेन पार्ट पढ़ चुके हैं। पोषण पढ़े, पोषण के प्रकार पढ़े, स्वपोषण, परपोषण, ये सब पढ़े, प्रकाश संश्लेषण पढ़े, तीनों अमीबा में पोषण पढ़ लिए। आज हम पढ़ेंगे मनुष्य का पाचन तंत्र। इसके बाद हम लोग एनसीईआरटी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। बहुत सारा जो एनसीईआरटी क्वेश्चन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आते रहता है, तो उसको भी हम इसके जस्ट बाद हम उसको सॉल्व करेंगे। तो पहले मनुष्य का पाचन तंत्र देख लेते हैं। देखिए मनुष्य का पाचन तंत्र होता है क्या है, तो हम लोग का जो शरीर है इसमें बहुत सारा तंत्र है, बहुत सारा तंत्र है। पाचन तंत्र है, श्वसन तंत्र है, तीसरा परिसंचरण तंत्र है, इस तरह से उत्सर्जन तंत्र है। इस तरीके से हम लोग के शरीर में बहुत सारा तंत्र है, बहुत सारा सिस्टम है। तो हमको वो सब भी नहीं जानना, भी हमको जानना पाचन तंत्र। तो पाचन तंत्र होता क्या है, तो देखिए हमारे शरीर में जो आहार नाल है, हमारे शरीर में जो आहार नाल है और जो भी पाचक ग्रंथियां हैं सभी को मिला करके हम बोलते हैं पाचन तंत्र। आया समझ में? मनुष्य में जो आहार नाल है और उसके साथ साथ जो पाचक ग्रंथियां हैं उसको मिला करके हम लोग क्या बोलते हैं, पाचन तंत्र, ठीक है। इसका मुख्य काम क्या है, तो भोजन को पचाना और पचा के क्या करना, एनर्जी निकालना, ठीक है। मेनली इसका काम है भोजन को पचाना। अब भोजन में जितने भी आपको न्यूट्रिएंट्स है, पोषक तत्व, पहला पार्ट में पहला वाला जो पार्ट है उसको पढ़ाया था नहीं पढ़ाया है, कौन कौन सा पोषक तत्व होता है ना। तो इसका मुख्य काम वही है कि भोजन में जितने भी पोषक चीजें, जैसे प्रोटीन हो गया, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, वसा, लवण, खनिज, ये सब जितने भी चीज है ये सब को अवशोषण करना, और जब अवशोषण हो जाएगा तब जाकर उसका फिर क्या करना, यूज करना, ठीक है ना। ये सब किसका काम है, पाचन तंत्र का। तो यही हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं, मनुष्य का पाचन तंत्र, ठीक है। तो देखिए मनुष्य का जो पाचन तंत्र है उसका मुख्य भाग कौन कौन है, तो मुख्य भाग आपका मुख गुहा, ग्रसनी, अमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, ये आहार नाल का मेन पार्ट हो गया। मुख गुहा मतलब माउथ वाला भाग, इसके बाद ग्रसनी जो यहाँ का पार्ट होता है ना, ग्रसनी। इसके बाद आपका क्या, अमाशय मतलब पेट, ठीक है। उसके बाद छोटी आंत, उसके बाद बड़ी आंत। ये जो है हमारे आहार नाल का, हमारे पाचन तंत्र का मुख्य अंग है, मुख्य भाग है। हमारा जो आहार नाल है उसकी लंबाई करीब 8 से 10 मीटर होता है, ये याद रखिएगा। हमारा जो आहार नाल है उसकी लंबाई कितना होता है, करीब 8 से 10 मीटर। अब आपको मन में सवाल हो रहा होगा, सर हमारी लंबाई भी 8 से 10 मीटर नहीं है तो हमारा आहार नाल कैसे 8 से 10 मीटर हो जाएगा, ठीक है। तो आप अगर आहार नाल का फोटो देखोगे, आपके पास अगर बुक होगा तो बुक में आप आहार नाल का फोटो देखिए, उसका जो डायग्राम बना हुआ है ना वो देखिए, तो आपको दिखेगा यहाँ पर क्या ना, बहुत सारे ऐसे ऐसे है। तो वो सब मिला करके होता है 8 से 10 मीटर। उसको अगर सीधा किया जाए ना तो पूरा कितना चल जाएगा, 8 से 10 मीटर। आए समझे? तो मनुष्य के आहार नाल की लंबाई कितना होता है, 8 से 10 मीटर। ये कहां से कहां फैलाता है, तो मुख गुहा से लेकर के मलद्वार तक,
मुख गुहा से लेकर के कहां तक, मलद्वार तक ये फैला रहता है। तो बारी बारी से हम लोग सबको पढ़ेंगे। तो सबसे पहले पढ़ेंगे मुख गुहा। मुख गुहा मतलब हमारा माउथ कैविटी, ठीक ना। तो हमारे मुख गुहा आहार नाल का पहला भाग है। मुख गुहा आहार नाल का क्या है, पहला भाग है। सबसे फर्स्ट पार्ट कौन है, मुख गुहा। और मुख गुहा में क्या होता है, तो दांत, जीभ और लार ग्रंथियां। हमारे मुख गुहा में क्या पाए जाते हैं, दांत, जीभ और लार ग्रंथियां। अब दांत का काम क्या है, जो जो हम बोलेंगे वही आपको लिख देना है। ये तो हम आपको बोल रहे हैं कि नोट्स में उतार लीजिएगा, और जो ये लिखा हुआ वही हम आपको समझा रहे हैं, ठीक है। तो दांत का काम क्या है, तो भोजन को महीन महीन चूर्ण करना है ना जी। भोजन का ये दांत का काम क्या है, भोजन को महीन महीन चूर्ण करना। आप बचपन में पढ़े हो कि दांत 4 प्रकार का होता है, पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो, दांत 4 प्रकार का होता है। एक दांत का काम होता है भोजन को चीरना, किसी का काम होता है भोजन को पीसना, किसी का काम होता है चबाना। तो आप पहले आप पढ़ चुके हो, बस अभी आपको लिखना क्या है कि दांत का काम क्या है, भोजन को महीन महीन चूर्ण में बदल देना। अब जीभ क्या करता है, तो जीभ क्या करता है, स्वाद का पता लगाता है। कैसे, तो आप ध्यान से कभी आईना के सामने अपना जीभ निकाल के देखिएगा ध्यान से। जब आप जीभ निकाल के देखोगे ना, तो क्या देखोगे कि जीभ के ऊपर छोटा 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 दाना दाना जैसा रचना दिखेगा। अगर आप ध्यान से देखोगे तो दाना दाना जैसा रचना दिखेगा। वो जो दाना दाना जैसा रचना दिख रहा है ना, उसको बोलते हैं स्वाद कलियां। उसको क्या बोलते हैं, स्वाद कलियां। और यही स्वाद कलियां जो है ना, वो भोजन के स्वाद का पता लगाता है। आया समझ में। तो जीभ का काम है स्वाद का पता लगाना। दूसरा जीभ का काम क्या है, भोजन को निगलना। भोजन को निगलने में भी कौन हेल्प करता है, जीभ करता है। कौन, जीभ। तीसरा काम क्या है, तो हमारे जो लार ग्रंथियां से लार निकलता है। क्या निकलता है, लार। हमारे मुंह में 3 जोड़ा लार ग्रंथि पाया जाता है। कितना, 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती है। हमारे मुख गुहा में 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती है। और उससे जो लार निकलता है ना, उससे लार निकलता है जिसका नाम है एमाइलेज। क्या नाम है, एमाइलेज। उसको भोजन में मिक्स कौन करता है, जीभ। कौन करता है मिक्स, जीभ। कभी ना आपको देखना होगा, तो मान लीजिए कुछ खाना खा, मान लीजिए आज रोटी खाइएगा शाम को, तो रोटी चबा करके हाथ में निकाल के देखिएगा। आप हाथ में निकाल करके देखिएगा तो उसमें देखिएगा लार मिक्स हो रहेगा। कभी देखे हो, नहीं देखे हो तो आज देख लीजिएगा, ठीक है। रोटी को चबा के निकालिएगा मत, हाथ उसको हाथ में निकाल के देखिएगा तो उसमें बहुत सारा लार मिक्स रहेगा। तो उस लार को मिक्स कौन करता है, जीभ। तो जीभ का काम क्या क्या हुआ, स्वाद का पता लगाना। दूसरा काम क्या हुआ, तो भोजन को निगलना। तीसरा काम क्या हुआ, तो भोजन में लार को मिलाना। तो सर लार मिलाने से भोजन होता क्या है, तो जब भोजन हम लोग लार मिलाते हैं, हम लोग नहीं मिलाते, हमारा जीभ मिलाता है। तो जब भोजन में लार मिलाता है ना, तो लार में एमाइलेज एंजाइम होता है। कौन सा एंजाइम, ये जीके याद रखिएगा। लार में कौन सा एंजाइम होता है जी, तो एमाइलेज। कौन सा, एमाइलेज एंजाइम होता है। ये जो एमाइलेज एंजाइम होता है, उसका कार्बोहाइड्रेट, भोजन जो कार्बोहाइड्रेट होता है ना, उसको उसी समय से तोड़ना शुरू कर देता है, पचाना शुरू कर देता है। ऐसा समझना, मुंह में ही पचाना शुरू कर देता है। कौन, एमाइलेज। किसको, कार्बोहाइड्रेट को। और कार्बोहाइड्रेट को पचा करके क्या बनाता है, माल्टोज। क्या बनाता है, माल्टोज। याद हो गया। तो भोजन का जो कार्बोहाइड्रेट है उसका पाचन कहां शुरू हो जाता है, मुंह में। तो इसका कहने का मतलब ये हो गया कि भोजन का पाचन शुरू कहां हो जाता है, मुंह से ही। तो ये था आपका मुख गुहा। मुख गुहा समझ में आया कि नहीं आया, मुंह में क्या क्या बात बताए कि मुख गुहा जो आहार का सबसे पहला भाग है, बताए ना। इसमें दांत होता है, जीभ होता है और 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती है। दांत का काम है भोजन को महीन महीन चूर करना। जीभ का काम है भोजन को क्या करना, निगलने में हेल्प करना। फिर भोजन का स्वाद पता लगाना। जीभ के ऊपर जो पतला पतला मतलब दाना दाना जैसा जो रचना होता है, उसको बोलते हैं स्वाद कलियां। वही भोजन के स्वाद का पता लगाती है, ठीक है। इसके बाद जीभ का काम क्या है, तो भोजन में लार को मिक्स करना। और लार को मिक्स करने से होता क्या है, तो लार में जो एमाइलेज एंजाइम है, वो भोजन में जो कार्बोहाइड्रेट है उसको पचाना शुरू कर देता है। और पचा करके क्या बनाता है, माल्टोज। याद रखिएगा, ठीक है। तो इस प्रकार पाचन कहां से शुरू हो जाता है, मुख गुहा से ही शुरू हो जाता है। ये भी पूछेगा कि बताइए पाचन कहां से शुरू होता है, मुख गुहा से। अब मुख गुहा के बाद भोजन जाता कहां, तो भोजन जाता है इस पार्ट में जिसको बोलते हैं ग्रसनी। क्या बोलते हैं, ग्रसनी। तो मुख गुहा के बाद भोजन इस पार्ट में जाता है जिसको बोलते हैं ग्रसनी। और यहाँ पर भोजन का कुछ नहीं होता, यहाँ पर भोजन रुकता भी नहीं है। आप रोक के दिखाना, तो जरा भोजन चबा के निगल लेना, निगल के यहाँ पर रोकना, तो इसे पकड़ के रोक लोगे नहीं। तो यहाँ पर भोजन रुकता भी नहीं है, यहाँ से भोजन डायरेक्ट सीधे पार हो जाता है। कहाँ चला जाता है, अमाशय में। तो ग्रसनी में भोजन का कुछ होता है, कुछ नहीं होता है। ग्रसनी से होता हुआ भोजन कहाँ जाता है, अमाशय। कहाँ जाता है जी, अमाशय में।
अमाशय एक चौड़ा थैला जैसा रचना होता है, थैली जैसा रचना होता है। अमाशय जिसको बोलते हैं पेट, पेट उसी को बोलते हैं, किसको? अमाशय को, ठीक है। अमाशय को हम लोग पेट बोलते हैं। तो अमाशय क्या? थैली जैसी रचना होती है। यहाँ लिख नहीं पाए कोई बात नहीं, आप लिख लोगे। अमाशय क्या होता है? थैली जैसी रचना होता है, ठीक है, जिसमें जठर रस का स्राव होता है। ये भी पूछेगा कि बताइए जठर रस का कहाँ स्राव होता है? अमाशय में। अब पता है जठर रस कितना बनता है? 3 लीटर। कितना? 3 लीटर जठर रस डेली बनता है हमारे पेट में। आया कि नहीं आया समझ में? तो अमाशय में जठर रस का स्राव होता है, जिसमें 2 एंजाइम होता है। कौन कौन? पेप्सिन और रेनिन। याद हुआ? अमाशय में जठर रस का स्राव होता है, जिसमें 2 एंजाइम होते हैं, पेप्सिन और रेनिन। ये जो रेनिन एंजाइम है ये केवल बच्चों में पाया जाता है। छोटा बच्चा जो सिर्फ माँ के दूध पे रहता है ना, जो छोटा नवजात बच्चा होता है, वो जो सिर्फ माँ का दूध ही पीता है, उन्हीं बच्चों में क्या पाया जाता है? रेनिन। ये रेनिन क्या करता था? जो दूध में प्रोटीन होता है ना, उसको पचाने का काम करता है। ऐसा समझे ना? रेनिन क्या करता है? दूध के जो प्रोटीन होता है उसको पचाने का काम करता है। बाकी जो एक्स्ट्रा प्रोटीन हुआ, प्रोटीन बहुत प्रकार के होता है ना जी, तो बाकी जो प्रोटीन हुआ उसको पचाने का काम कौन करता है? पेप्सिन। पेप्सिन जो है प्रोटीन को किसमें चेंज करता है? पेप्टोन में। लिखा लिखा हुआ है पेप्सिन प्रोटीन को पेप्टोन में रखता है, ये याद रखिएगा। पेप्सिन जो है प्रोटीन को किसमें चेंज करता है? पेप्टोन में। याद हो गया? याद हुआ कि नहीं याद हुआ? अब बताते हैं अमाशय का 3 भाग होता है, 3 भाग। अगला भाग को बोलते हैं कार्डियक, अगला भाग कार्डियक, पिछला भाग पाइलोरिक, अब बीच वाला भाग फुंडिक। याद हुआ? याद हुआ कि नहीं हुआ? अगला भाग क्या होता है? कार्डियक, पिछला भाग पाइलोरिक, और बीच वाला भाग फुंडिक भाग कहलाता है। तो ये था अमाशय। कोई दिक्कत? अब अमाशय के बाद भोजन जाएगा कहाँ? तो अमाशय के बाद भोजन जाएगा छोटी आंत में। अमाशय के बाद भोजन कहा जाएगा? छोटी आंत। देखिए नाम है छोटी आंत, लेकिन आहार नाल का सबसे लंबा भाग होता है। देखिए लिखा हुआ है अमाशय से भोजन जाएगा छोटी आंत में, और छोटी आंत आहार नाल का सबसे लंबा भाग है। छोटी आंत आहार नाल का सबसे लंबा भाग होता है। तो सर इसको सबसे लंबा भाग क्यों बोलते हैं? देखिए हम बताते हैं क्या कारण है। इसकी लंबाई सबसे ज्यादा होता है, ठीक है। तो सर छोटा नाम क्यों पड़ गया? तो इसका जो मोटाई होता है ना, मोटाई इसका क्या होता है? कम होता है। ये जो छोटी आंत है इसकी मोटाई क्या होता है? कम होता है। इसी के कारण इसका नाम पड़ गया छोटी आंत। मतलब इसका व्यास क्या होता है? कम होता है। आया? छोटी आंत नाम क्यों पड़ा? क्योंकि इसका व्यास कम होता है, इसका डायमीटर कम होता है, मोटाई कम होता है, इसके इसका नाम पड़ गया छोटी आंत। आहार नाल का ये सबसे लंबा भाग है। इसका भी 3 भाग है। कौन कौन? ग्रहणी, जेजुनम, इलियम। ये ध्यान लीजिए, इसका भी 3 भाग है। छोटी आंत का भी कितने भाग? 3 भाग। ग्रहणी, जेजुनम, इलियम। लेकिन सबसे बड़ा पार्ट इसका कौन होता है? सबसे बड़ा पार्ट का इलियम। याद रखिएगा, याद रखिएगा, ये कुछ ऑब्जेक्टिव है कि छोटी आंत का सबसे बड़ा भाग कौन होता है? इलियम। याद हुआ? छोटी आंत का सबसे बड़ा भाग कौन होता है? इलियम। अब भोजन का पाचन समाप्त कहाँ होता है? छोटी आंत में। भोजन का पाचन भी कहां पर समाप्त होता है? छोटी आंत में। याद हुआ? भोजन का पाचन छोटी आंत में ही समाप्त होता है। अब छोटी आंत के इलियम में उंगली जैसा रचना होता है। कैसा? उंगली जैसा। छोटी आंत जो है ना, छोटी आंत का जो भाग है इलियम, छोटी आंत का जो इलियम भाग है उसमें उंगली जैसा क्या होता है? रचना होता है। उसको बोलते हैं विलाई। क्या बोलते हैं? विलाई। हिंदी में बोले तो हिंदी में उसको बोलते हैं रसांकुर। क्या बोलते हैं? रसांकुर या देवरोम, देवरोम या रसांकुर। याद हुआ? तो छोटी आंत की दीवारों में, इलियम की दीवार में उंगली जैसी रचना होती है, उसको बोलते हैं विलाई या दीर्घलोम या फिर रसांकुर। यही जो है वो भोजन को अवशोषित करता है। पचा हुआ भोजन का अवशोषण कहाँ होता है? इसी में, इलियम में। कौन करता है जी? तो दीर्घलोम, रसांकुर। ये भी आपको जीके पूछा जाएगा। तो बताइए पचा हुआ भोजन का अवशोषण कहाँ होता है? तो छोटी आंत के इलियम में। कौन करता है? तो विलाई, जिसको हिंदी में बोलते हैं दीर्घरोम। क्या बोलते हैं? दीर्घरोम या रसांकुर। अब इसके बाद भोजन तो पच गया, भोजन पच गया ना जी, लेकिन जो अपचा भोजन है वो कहाँ जाएगा? इसके बाद अपचा भोजन जाएगा बड़ी आंत में। कहाँ जाएगा? अपचा भोजन जाएगा बड़ी आंत। बड़ी आंत का 2 भाग होता है। कितना भाग होता है जी? 2 भाग। एक बोलते हैं कोलन, दूसरे बोलते हैं मलाशय। मलाशय को इंग्लिश में बोलते हैं रेक्टम। आया? तो बड़ी आंत का 2 भाग होता है, कोलन और मलाशय। ठीक है। तो जो छोटी आंत से अपचा भोजन आता है बड़ी आंत में, यहाँ पर होता क्या कि यहाँ पर जो एक्स्ट्रा जो वाटर हुआ,
एक्स्ट्रा जो वाटर हो गया या मिनरल हो गया उसको यहाँ पर अवशोषित किया जाता है। यार हुआ बरियात में क्या होता है, एक्स्ट्रा जो वाटर हुआ या एक्स्ट्रा जो मिनरल हो गया उसको यहाँ पर अवशोषित कर लिया जाता है। यार हुआ कि नहीं यार हुआ। तो बरियात का क्या काम है, एक्स्ट्रा वाटर जो अपचा भोजन में जो एक्स्ट्रा वाटर है या एक्स्ट्रा मिनरल है उसको अवशोषित कर लेना। बाकी जो बच गया वो मल के रूप में मतलब गंदगी के रूप में जमा हो जाता है मलाशय में। कहाँ जमा हो जाता है जी, मलाशय में। मल के रूप में कहाँ जमा हो जाता है, मलाशय में। और जिसको समय समय पर हम लोग मल द्वार के द्वारा, किसके द्वारा, मल द्वार के द्वारा शरीर से बाहर निकाल लेते हैं। तो ये था मनुष्य का पाचन तंत्र। अब एक बार में देखिए हम याद करवा देते, ध्यान से सुनिएगा, एकदम ध्यान से सुनिएगा क्या बोल रहे हैं। जो मनुष्य का पाचन तंत्र है ठीक ना, या आहार नाली उसको बोलते हैं। तो आहार नाली करीब 8 मीटर से 10 मीटर लंबा होता है। कितना होता है, 8 मीटर से 10 मीटर। इसका मेन पार्ट कौन हो गया, मुख गुहा, ग्रसनी, अमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, ठीक है ना। ये इसका क्या हुआ, मेन पार्ट हुआ। मतलब कहने मतलब क्या, ये लिख लिया हो ना, मिटा रहे इसको क्या, थोड़ा सा हमको चाहिए जाने, बाकी तो आप लिख लिए होगे, ठीक है। देखिए थोड़ा सा हमको चाहिए। तो इसका मेन पार्ट होता है मुख गुहा, कौन मुख गुहा के बाद भोजन कहा जाता है जी, ग्रसनी। आप ऐसे भी लिख सकते हो, ये भी लिख लेना कई साइड में। ऐसे लिखने से क्या होगा ना, ट्रिक है, तुम तुरंत याद कर लोगे, ठीक ना, इजिली याद हो जाएगा। ग्रसनी के बाद भोजन कहा जाता है जी, आमाशय। इसके बाद भोजन कहा जाता है जी, छोटी आंत। इसके बाद भोजन कहा जाता है जी, बड़ी आंत। आए समझो। इसके बाद मल द्वार के द्वारा भोजन जो बचा भोजन है मल में उसको बाहर निकाल लेते हैं। अब बारी बारी से समझेंगे, मुख गुहा पर समझेंगे। तो मुख गुहा में क्या होता है जी, तो जीभ होता है, दांत होता है ना, और तीन जोड़ी क्या होती है, लाल रंग की होती है। जीभ का काम क्या है, तो भोजन को निगलना, भोजन का स्वाद पता लगाना, है ना, और क्या, तो भोजन में लार को मिक्स करना। दांत का काम क्या है, तो भोजन को टुकड़ा कर देना, ठीक ना, ताकि आसानी से पचे। अगर चबा के भोजन नहीं खाते तो देखते नहीं हो पेट में दर्द हो जाता है, क्योंकि अच्छे से पचता नहीं है। और तीसरा लाल ग्रंथि क्या करता है, तो लाल ग्रंथि से एक एंजाइम निकलता है जिसका नाम है एमाइलेज। क्या नाम है, एमाइलेज, पहले बता रहे थे, अब तो मिटा लिखा हुआ एमाइलेज। वो एमाइलेज क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट को माल्टोज में चेंज करता है, मतलब कार्बोहाइड्रेट को पचाना वहीं से शुरू कर देता है। तो समझ आया, पाचन कहाँ से शुरू हो जाता है, पाचन मुख गुहा से शुरू हो गया। अब यहाँ से भोजन पहुंचा ग्रसनी में, ग्रसनी में कुछ होता नहीं है, ठीक है। भोजन यहाँ से कहाँ पहुंचा, ग्रसनी में भोजन का कुछ नहीं होता। यहाँ से भोजन डायरेक्ट कहाँ पहुंच जाता है, अमाशय। कहाँ पहुंचता है, अमाशय क्या, थैली जैसी रचना है, क्या, थैली जैसी रचना है। और इसका 3 भाग होता है। कितने भाग होते हैं, 3 भाग, ठीक ना। एक आगे वाला भाग जो होता है उसको बोलते हैं कार्डियक, पीछे वाला भाग को पाइलोरी, और बीच वाला क्या होता है, फुंडिक, बताया ना। अगला भाग कार्डियक, बीच वाला फुंडिक, और लास्ट वाला भाग पाइलोरिक भाग होता है, ठीक है। अमाशय में जठर रस का स्राव होता है, वो भी 3 लीटर क्या होता है, जठर रस का स्राव होता है। इसमें 2 एंजाइम होता है। कौन कौन सा एंजाइम होता है जी, रेनिन और पेप्सिन। ये सब लिखवा दिए आप वहां से देख लोगे, यहाँ दिख नहीं रहा होगा तो वहां सब देख लोगे। रेनिन होता है और पेप्सिन होता है। क्या होता है, पेप्सिन, ठीक है। रेनिन केवल बच्चों में होता है, अब जो दूध का प्रोटीन होता है उसको पचाने का काम करता है। जो पेप्सिन होता है, ठीक ना, वो जो और भी जो प्रोटीन हुआ ना उसको पचाने का काम करता है। प्रोटीन को किसमें चेंज कर देता है, पेप्टोन में। किसमें, पेप्टोन, याद हो गया। इसके बाद भोजन कहाँ पहुंचता है, छोटी आंत। ये आहार नाली का सबसे लंबा भाग है। आहार नाली का सबसे लंबा भाग कौन है, छोटी आंत, ठीक ना। इसका भी 3 भाग होता है, ग्रहणी, जेजुलम, इलियम। इसमें सबसे बड़ा पार्ट कौन होता है, सबसे बड़ा पार्ट इसका कौन होता है, इलियम जो होता है इसका सबसे बड़ा पार्ट होता है। आया समझ में। और इलियम में उंगली जैसा रचना होता है। कैसा, उंगली जैसा रचना होता है, उसको बोलते हैं दीर्घ लोम या रसांकुर। दीर्घ लोम या रसांकुर, या विलाई भी लिखिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, बिल्ली नहीं लिख दीजिएगा, विलाई। आया समझे ना, तो विलाई होता है। अब भोजन का जो पाचन कहाँ समाप्त होता है, छोटी आंत में। जो बात बता रहे वो आपको लिखना। भोजन का पाचन कहाँ समाप्त होता है, छोटी आंत में। यहाँ पर भोजन का पाचन समाप्त, यहाँ भोजन का पाचन क्या हो गया, समाप्त हो गया।
ठीक है, भोजन का पाचन यहीं पर समाप्त हो जाता है। और भोजन का जो अवशोषण होता है, पचा हुआ भोजन को क्या करता है, शरीर अवशोषित करता है ना, तो कौन करता है, ये छोटी आंत का जो इलियम है ना, इलियम का जो बिलाई है, बोले ना बिलाई, यही बिलाई, इलियम का जो बिलाई है जिसको बोलते हैं दीर्घ रोग, यही पचे भोजन का क्या कर लेता है, अवशोषण कर लेता है। इसके बाद जो अपचा भोजन हो जाता है बड़ी आंत में, कहा जाता है अपचा भोजन, कहा गया बड़ी आंत में। और अपचा भोजन बड़ी आंत में गया तो बड़ी आंत का दो भाग है, एक को बोलते हैं कोलन और दूसरे बोलते हैं मलाशय, एक को बोलते हैं कोलन, दूसरे को बोलते हैं मलाशय। तो यहाँ पर होता क्या है कि जो अपचा भोजन में एक्स्ट्रा वाटर होता है ना, अपचा भोजन में जो एक्स्ट्रा वाटर है उसको अवशोषित करता है कौन, बड़ी आंत। आया समझ, अपचा भोजन में जो एक्स्ट्रा वाटर होता है उसको अवशोषित करने का काम कौन करता है, बड़ी आंत। इसके बाद जो एक्स्ट्रा अपचा भोजन है वो मलाशय में, किस में, मलाशय में जमा हो जाता है, जिसको मल और शरीर से लोग क्या करते हैं, बाहर कर देते हैं। तो ये था मनुष्य का पाचन तंत्र, आहार नाल की रचना। इसका डायग्राम भी आता है बनाने को, तो डायग्राम तो आप हम नहीं बनाए, अगर आपके पास किताब है तो किताब में से क्या कीजिएगा, डायग्राम बना लीजिएगा, ठीक है। अब आपको बताया था कि एनसीईआरटी कुछ क्वेश्चन लेकर आते हैं, बहुत सारे एनसीईआरटी क्वेश्चन है जो एग्जाम में आते रहता है, तो वो बताएंगे, वो तो बताएंगे, साथ ही साथ दो तीन को छोटा छोटा पॉइंट है, जैसे पेप्टिक अल्सर क्या होता है, दंत प्लाक क्या होता है, दंत अस्थिक्षय क्या होता है, ये सब बताएंगे। फिर वो भी नोट्स लिख करके, ऐसे तो समझाए जाएंगे लेकिन नोट्स लिख देंगे ताकि आपको लिखने में कोई दिक्कत ना हो। तो चलिए इसको मिटा के वापस मिलते हैं। ये कुछ क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, जितना भी आपको लिखवा रहा है आपको सबको लिख लेना कॉपी में। अभी भी देखिए 3-4 क्वेश्चन यहाँ पर, इसके बाद भी 3-4 क्वेश्चन और लिखेंगे, तब जाके आपका जो जैव प्रक्रम पढ़ना है ना लोगों, पोषण, श्वसन, उत्सर्जन, परिवहन, ये पढ़ना ना, तो पोषण खत्म होगा। आज पोषण आपका खत्म हो जाएगा इसी पार्ट में। तो उससे पहले आपको क्या करना है, ये जो आपको लिखा गया है नोट्स, इसको फिर से वही काम करना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको फिर से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट लेकर के कॉपी में क्या कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए मेरे लिए आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब आपको समझाते हैं कि हम क्या लिख दिए बोर्ड पे, ठीक है। बोर्ड पे सबसे पहला टॉपिक है वो क्या है, दंत अस्थिक्षय, इसी को बोलते हैं दंत क्षरण, ठीक है। दंत अस्थिक्षय होता क्या है, फिर हम लोग सिंपल सी भाषा में बोलते खोरर, नहीं बोलते कि खोरर हो गया है, वही वाला दंत अस्थिक्षय है। होता क्या है, देखिए क्या होता है कि जब भी हम कोई मीठा चीज खाते हैं, जैसे चॉकलेट हो गया, नॉर्मली चॉकलेट, केक, ये सब जो भी हो गया ना, केक हो गया, चॉकलेट हो गया, ये सब कुछ भी, कोई भी जब हम मीठा चीज खाते हैं, अब मीठा चीज खाने के बाद दांत को सही से साफ नहीं करते हैं, तो वो जो चीज खाते हैं उसका कण हमारे दांतों में चिपक जाता है, समझ में आया। जब भी हम कोई चीज मीठा चीज खाते हैं तो जब उसके बाद हम दांत को अपनी साफ नहीं करते हैं सही से, तो दांतों में उसका कण क्या होता है, चिपक जाता है। और उसमें क्या होता है, चीनी होता है ना, जिसको शर्करा भी बोलते हैं, चीनी या शक्कर के कण होता है उसमें। तो हमारे मुंह में जो बैक्टीरिया होता है, वो बैक्टीरिया उस चीनी पे क्या करता है, क्रिया करता है। ध्यान से सुनिएगा, जो मीठा चीज खाए वो मीठा चीज में चीनी होगा कि नहीं होगा, तो चीनी तो होगा ही। अब वो जो चीनी है उस हमारे मुंह में जो बैक्टीरिया है वो उस पर क्या करता है, क्रिया करता है, और क्रिया करके क्या बनाता है, अम्ल बनाता है। क्या बनाता है, अम्ल। ये जो अम्ल होता है वो दांत के सबसे ऊपर का जो परत होता है ना, उसको बोलते हैं इनामेल। दांत के जो सबसे ऊपर का परत है, सभी के दांत में जो सबसे ऊपर का लेयर होता है ना, उसको बोलते हैं इनामेल। और हमारे शरीर की सबसे कड़ा हड्डी कौन होता है, इनामेल। ये भी जिक्के याद रखिएगा, हमारे शरीर की सबसे कड़ा हड्डी कौन है, इनामेल। सोचिए हमारे शरीर का सबसे कड़ा हड्डी है इनामेल। तो जो एसिड बना ना हमारे मुंह में, वो एसिड वो क्या करता है, उस इनामेल को नरम बनाना शुरू करता है। धीरे धीरे उस इनामेल को क्या बनाना शुरू करता है, नरम। और नरम बनाते बनाते उसमें क्या होता है, धीरे धीरे छिद्र बनाना शुरू करता है। वही जो छिद्र बन जाता है ना, उसी को बोलते हैं दंत अस्थिक्षय। याद हुआ। तो कोई पूछेगा बताइए दंत अस्थिक्षय क्या होता है, तो बोलिएगा सिंपल सी बात है कि जब भी हम मीठा चीज खाते हैं, कोई भी व्यक्ति मीठा चीज खाते हैं और दांतों को साफ नहीं करते हैं, तो उस मीठा चीज का जो कण होता है वो दांतों से चिपक जाता है। अब हमारे मुंह में जो बैक्टीरिया होता है, जो जीवाणु होता है, वो उस मीठा चीज के जो चीनी होता है, जो शर्करा होता है, उससे रिएक्शन करता है। क्या करता है, रिएक्शन करता है, क्रिया करता है और अम्ल बनाता है। यही अम्ल दांतों के ऊपर जो परत होता है, जिसको बोलते हैं इनामेल, उसको क्या करता है, धीरे धीरे क्षतिग्रस्त करना शुरू करता है, डैमेज करना शुरू कर देता है। धीरे धीरे उसको डैमेज करने लगता है और इसी से क्या होता है, उसमें दांत में
छेद बनना शुरू हो जाता है, उसी को बोलते हैं दंत अस्थिछेद। आया। चलिए अगला है दंत प्लाक। अगला क्या है? दंत प्लाक। दंत प्लाक भी इसी से रिलेटेड कुछ है। इसमें क्या होता है कि जब भी हम कोई भी चीज खाते हैं, मीठा ही चीज नहीं, कोई भी चीज खाते हैं तो उसका कण दांतों में फंस जाता है, नहीं फंस जाता है, दांतों में चिपक जाता है कि नहीं चिपक जाता है। कोई भी आप रात के खाना भी खाते हो तो उसका क्या, अगर रात के खाना खाने के बाद ब्रश नहीं करते हो या कुल्ला नहीं करते हो तो उसका कण दांतों में चिपक जाता है कि नहीं चिपक जाता है? चिपकता है ना जी। हाँ, तो वही है कि जब भी हम कोई भी चीज खाते हैं तो कोई भी भोजन खाते हैं तो उसका जो कण होता है वो दांतों से चिपक जाता है, और दांतों से चिपक जाता है और उसको हम जब साफ नहीं करते हैं, जब हम उसको साफ नहीं करते हैं तो धीरे 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 दांतों के ऊपर एक लेयर बनना शुरू हो जाता है। आया समझ में? जब हम उसको साफ नहीं करते तो धीरे धीरे दांतों के ऊपर क्या बनना शुरू हो जाता है? एक लेयर बनना शुरू हो जाता है। यही जो लेयर होता है आगे चलकर अस्थायी बन जाता है, परमानेंट हो जाता है। उसको फिर आप कितना भी रगड़ लो वो साफ होने वाला नहीं है। तो इसी को बोलते हैं दंत प्लाक। इसी को क्या बोलते हैं? दंत प्लाक। क्या हो गया? दंत प्लाक क्या होता है कि जब भी हम कोई चीज खाते हैं और दांतों को साफ नहीं करते हैं तो उस भोजन के जो कण होता है दांतों से चिपक जाता है और चिपक के दांतों के ऊपर एक परत बनाना शुरू कर देता है। ये परत अगर उसी समय आप साफ कर लेते तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन साफ नहीं करते तो धीरे धीरे ये परत क्या हो जाता है? परमानेंट हो जाता है। परमानेंट मतलब अस्थायी हो जाता है। अब ये परमानेंट जो अस्थायी परत बन गया दांतों के ऊपर, इसी को बोलते हैं दंत प्लाक। और इससे भी क्या होता है? दांतों में सड़न शुरू हो जाता है। क्यों? देखिए भगवान जो है ना बहुत बड़ा साइंटिस्ट है, बहुत बड़े साइंटिस्ट है। कैसे? तो जानते थे भगवान कि मुंह में क्या होता है? एसिड बनता है। मुंह में क्या होता है? एसिड बनता है। कब? जब हम मीठा चीज खाते हैं ना तो एसिड बनता है, ठीक है, और उससे हमारे दांत क्या होता है? नष्ट होता है, दांत क्या होता है? बर्बाद होता है। तीसरे भगवान क्या किया ना, मुंह में लाल ग्रंथि बना दिए। क्या बना दिए? लाल ग्रंथि। थोड़ी देर पहले पढ़ा था ना कि हमारे मुंह में 3 जोड़ी लाल ग्रंथि पाया जाता है, बता दीजिए बताते हैं। तो ये जो लाल ग्रंथि से जो लाल निकलता है वो क्षारीय होता है। क्या होता है? क्षारीय। और केमिस्ट्री में एक लेसन है अम्ल भस्म लवण, उसमें अम्ल और क्षार का रिएक्शन आप पढ़े होंगे कि अम्ल और क्षार आपस में जब रिएक्शन करता है तो एक दूसरे को क्या करता है? नष्ट कर देता है, खत्म कर देता है, उदासीन बना देता है कि नहीं बना देता है? तो वही हुआ, हमारे मुंह में जो एसिड बनता है उससे दांत नष्ट होता है, लेकिन हमारे मुंह में लार भी तो बनता है। तो वही लार क्या करता है? उस एसिड को क्या करता है? खत्म कर देता है। इससे हमारे दांतों की क्या हो जाती है? रक्षा हो जाती है। आया समझ आया कि दांतों की रक्षा कैसे होती है? इस लार से भी दांतों की क्या होती है? रक्षा होती है। जो हमारे मुंह में लार बनता है उससे भी दांतों की क्या होती है? रक्षा होती है। क्यों? क्योंकि वो क्षारीय होता है। तो अम्ल से हमारे दांतों की क्या करता है? रक्षा करता है। लेकिन जब ये दंत प्लाक बन जाता है, दांतों के ऊपर लेयर बन जाता है, तो बताइए लार अंदर जाएगा कि नहीं जाएगा? दांत के अंदर लार पहुंचेगा? नहीं पहुंचेगा। तो दांत के अंदर जब लार पहुंच ही नहीं रहा है तो दांत के अंदर सड़न शुरू हो जाएगा कि नहीं जाएगा शुरू? तो देखिए दंत प्लाक से भी क्या होता है? दांतों में सड़न शुरू हो जाता है। समझ आया कैसे? क्योंकि दंत प्लाक बन गया, दांतों के ऊपर लेयर बन गया तो लार अंदर पहुंच नहीं रहा, तो एसिड को खत्म कर पा रहा है वो नहीं। इससे क्या होता है? दांतों में सड़न शुरू हो जाता है। ये था दांत वाला। तो अगर आपको चाहिए कि मेरा आपका दांत सही सलामत रहे, बुढ़ापे में क्या हो जाए ना कि सब स्वाद का मजा लो, तो क्या करना है? आपको दांतों का देखभाल करना पड़ेगा और सुबह शाम दोनों टाइम ब्रश करना पड़ेगा सही से। बोलता है टीवी में भी या डॉक्टर लोग भी बोलते हैं कि रात को सोने से पहले भी क्या कर लीजिए? ब्रश कर लीजिए, ये जरूरी है। तो सीखे क्या करना है आपको? सोने के बाद ब्रश करना है और जगने से पहले ब्रश कर लेना है। हो, जगने से पहले ब्रश कैसे होगा और सोने के बाद कैसे होगा? अच्छा ठीक है, तो सोने के पहले कर लेना ब्रश और जगने के बाद कर लेना है, ठीक है। अब अगला है पेप्टिक अल्सर। ये भी बहुत खास चीज है, हम लोग को जानना भी है। हमारे एग्जाम में आवे या ना आवे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हम लोग को जानना चाहिए इसको, पेप्टिक अल्सर को। होता क्या होता है ना कि जब भी कोई आदमी समय पर भोजन नहीं करता है, सुन लीजिए, कहीं आप भी नहीं ना है वो जो समय पर भोजन नहीं करते हैं। सुनिए, अगर समय पर भोजन नहीं करते तो सुनिए आपको क्या खतरा है कि जब भी कोई व्यक्ति समय पर भोजन नहीं करता है, ठीक है, या कभी बहुत देर के बाद भोजन किया, अनियमित भोजन करता है, मतलब कभी कभी लंबे समय तक भूखा रह गया, इस तरीके से, मतलब डिफरेंट उसका समय नहीं होता, भोजन सही से समय पर करता नहीं है, तो होता क्या है ना कि हमारा जो पेट है ना, आमाशय में पता नहीं कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है,
अम्ल होता है पेट में, उसका नाम है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो जो पेट में हमारे आमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है वो भोजन को पचाने का काम करता है, भोजन को गलाने का काम करता है। लेकिन जब वो आदमी भोजन किया ही नहीं तो आमाशय में भोजन होगा? बताइए तो जरा। जब वो आदमी भोजन किया ही नहीं तो आमाशय में भोजन कहाँ से होगा, पेट में भोजन कहाँ से होगा? अब जब पेट में भोजन नहीं है लेकिन हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तो निकल जाएगा अपने समय से। अब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकल गया, अब पेट में भोजन है ही नहीं तो किसको गलाएगा? आप सोच के बताइए, किसको गलाएगा? तो उसी के अंदर की दीवार को गलाएगा कि नहीं गलाएगा? जो हमारा पेट है, आमाशय है, उसी की दीवार को क्या करेगा? क्षतिग्रस्त करना शुरू करेगा, डैमेज करेगा कि नहीं? क्योंकि एसिड बहुत खराब चीज होता है, डैमेज करना शुरू कर देता है, गलाना शुरू कर देता है। तो वहां पर भोजन मिला ही नहीं तो क्या करता है? आमाशय की दीवार को ही गलाना शुरू करता है। इससे आमाशय की दीवार में अंदर घाव बन जाता है। क्या बन जाता है? घाव। इसको बोलते हैं अल्सर या बोलते हैं पेप्टिक अल्सर। तो कोई पूछेगा कि आमाशय में जो घाव होता है उसका क्या नाम है? पेप्टिक अल्सर। तो समझ आया पेप्टिक अल्सर? आया कि नहीं आया? बहुत खास चीज है। ये पूछा कि किसको डर है पेप्टिक अल्सर होने का? तो उन लोगों को डर है जो लंबे समय तक भूखे रह जाते हैं या फिर सही से समय पर भोजन नहीं करते, उनको पेप्टिक अल्सर का क्या है? डर है। और ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, मतलब उतना कुछ खास नहीं होता है, लेकिन आप ध्यान रखोगे, सही समय से क्या करोगे? भोजन करोगे। ठीक है। अब अगला है पित्त के कार्य। पित्त समझ आता है ना? पित्त जो होता है वो क्षारीय द्रव होता है। ये पूछेगा, ये पूछता है एग्जाम में कि पित्त के क्या क्या कार्य हैं बताइए। तो पित्त जो होता है वो क्षारीय द्रव है, गाढ़ा हरा रंग का क्षारीय द्रव है। ठीक है। पित्त जो है गाढ़ा हरा रंग का क्षारीय द्रव है। इसका कार्य क्या है? दो कार्य। देखिए, पहला जो आमाशय से भोजन खाया जाता है, अभी बताया था पाचन तंत्र में आमाशय से भोजन खाया जाता है छोटियां, और छोटियां में 3 भाग होता है, बताया था ना? ग्रहणी, जेजुनम, इलियम। बताया था कि नहीं बताया था? नहीं बताया था तो बाइक में जाके देख लीजिए, बताया था। ग्रहणी, जेजुनम, इलियम। तो छोटी आंत में जो ग्रहणी भोजन आता है कहां से? आमाशय से। आमाशय से जो भी भोजन आता है ग्रहणी में वो अम्लीय होता है। वो क्या होता है? अम्लीय होता है। क्यों? क्योंकि अभी ना बताया आमाशय में एसिड होता है। अभी ना बताया कि आमाशय में कौन होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अभी बताया नहीं बताया? इसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। तो इसीलिए वहां से जो भोजन आता है इसमें ग्रहणी में वो अम्लीय होता है। तो उसको क्षारीय करने का काम कौन करता है? पित्त। पित्त क्या करता है? उसको क्षारीय बना देता है। क्या बना देता है? क्षारीय। क्यों सर? क्षारीय बनाने से क्या फायदा? क्षारीय बना देता है इससे फायदा ये है कि जो हमारे अग्न्याशय है, अग्न्याशय हमारे अंदर है ना, अग्न्याशय पैनक्रियाज जिसको बोलते हैं इंग्लिश में, पैनक्रियाज, अग्न्याशय। अग्न्याशय का जो रस होता है, जो एंजाइम होता है, वो उस पर काम कर सके और उसको पचा सके। आया कि नहीं आया? पहला काम। पहला काम क्या है? तो सर आमाशय से जो अम्लीय भोजन हमारे ग्रहणी में पहुंचता है उसको पित्त क्या करता है? क्षारीय बनाने का काम करता है, ताकि अग्न्याशय रस का एंजाइम उसको क्या कर सके? पचा सके, उस पर काम कर सके। दूसरा पॉइंट क्या है कि जो पित्त के लवण होता है वो भोजन के वसा का भी खंडन करता है। भोजन के वसा, हमारे जो फूड में, भोजन में जो फैट होता है ना, उसको तोड़ने का काम करता है कौन? पित्त के लवण। क्यों? इससे क्या फायदा? इससे फायदा ये है कि ताकि उसमें जो एंजाइम काम करेगा ना वो आसानी से काम कर सके। अगर भोजन का जो वसा हुआ उसको तोड़ा नहीं गया ना तो एंजाइम उसको अच्छा से पचा नहीं पाएगा। ठीक है, अच्छा से पचा नहीं पाएगा तो भोजन का पाचन हो पाएगा? सही से नहीं पाएगा। ये था तुम्हारा पित्त का कार्य। अभी कुछ और क्वेश्चन है जो एनसीईआरटी बुक में देखने को मिलेगा, ये सभी एनसीईआरटी बुक में मिलेगा। और भी कुछ क्वेश्चन है जो आपको एनसीईआरटी बुक में मिलेगा। बस एक बोर्ड और है, इसके बाद ये आपका टॉपिक जो पोर्शन है जब पैटर्न का वो खत्म हो जाएगा। तो चलिए उसको भी खत्म कर देते हैं, वापस आते हैं इसको मिटाकर। कुछ क्वेश्चन जो बच गया था वो क्वेश्चन यहाँ पर है, आप इसको देख लो। ठीक है। जैसे एक क्वेश्चन है कि मनुष्य या मनुष्य के जैसे जितने भी बहुकोषीय जीव है, गाय, घोड़ा, हाथी, ये सब जो बहुकोषीय जीव हैं, इसमें ऑक्सीजन की आपूर्ति विसर्जन क्रिया द्वारा नहीं हो पाता है। ऑक्सीजन का जो आपूर्ति है हम लोग के शरीर में, या जो भी बहुकोषीय जीव है, जितने भी बहुकोषीय जीव आपको दिख रहा है, ना, घोड़ा, हाथी या मनुष्य, इन लोग में ऑक्सीजन की आपूर्ति विसर्जन क्रिया द्वारा संभव नहीं है। क्यों? इसका कारण बताना है। ये क्वेश्चन आ सकता है। तो इसका कारण यह है कि देखिए, विसर्जन क्रिया द्वारा उसी जीव में ऑक्सीजन की पूर्ति संभव है जिसकी सभी कोशिकाएं वातावरण के संपर्क में हो। ध्यान से सुनिए, विसर्जन क्रिया द्वारा उसी जीव में ऑक्सीजन की आपूर्ति संभव है जिसकी सभी कोशिकाएं क्या है? वातावरण के संपर्क में हो।
और मनुष्य या मनुष्य जैसा जो भी बहुकोषीय जीव है वो बहुत ही जटिल और बहुत ही विशाल है ना। मनुष्य या मनुष्य जैसा जो भी बहुकोषीय जीव है वो बहुत जटिल है, बहुत विशाल है। उसकी सभी कोशिकाएं वातावरण के संपर्क में नहीं है। तो जब नहीं है तो क्या विसरण क्रिया द्वारा इसमें ऑक्सीजन की पूर्ति हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। यही आपको लिखना है। आया समझ नहीं आया? क्या था फिर से कि विसरण क्रिया द्वारा मनुष्य में या जितने भी बहुकोषीय जीवों में ये ऑक्सीजन की आपूर्ति संभव क्यों नहीं हो पाता है? ऑक्सीजन की आपूर्ति क्यों नहीं हो पाता है? तो इसका आंसर है क्योंकि ऑक्सीजन की आपूर्ति उन्हीं जीवों में संभव हो पाएगा विसरण क्रिया द्वारा जिसमें सारी कोशिकाएं वातावरण के संपर्क में हो। और मनुष्य और जितने भी बहुकोषीय जीवों का शरीर बहुत विशाल होता है, बहुत ही जटिल होता है, कॉम्प्लेक्स होता है। तो उनकी कोशिकाएं जो होती है वातावरण के संपर्क में नहीं होती। उनकी सभी कोशिकाएं सीधे वातावरण के संपर्क में नहीं होती। इसलिए विसरण क्रिया द्वारा इनमें ऑक्सीजन की आपूर्ति संभव नहीं है। ठीक है। अगला स्वकोषीय विषम कोषीय में क्या अंतर है? स्वकोषीय विषम कोषीय पहले ही लिखवा दिया है। लिखवाया कि नहीं लिखवाया? अगर आप चाहो तो वहां जो डिफिनेशन लिखवाए, जो परिभाषा लिखवाए वो भी आप लिखोगे तो हो जाएगा। और नहीं तो यहाँ लिखिए। पहला है कि स्वकोषीय केवल पेड़ पौधे में होता है, लेकिन विषम कोषीय क्या होता है? पेड़ पौधे के छोटे जितने भी जंतु हैं वो सभी में क्या होता है? विषम कोषीय। पता है ना पहले से? स्वकोषीय केवल पेड़ पौधे में होता है और विषम कोषीय पेड़ पौधे के छोटे बाकी जितने भी जंतु हैं सभी में होता है। दूसरा, स्वकोषीय पोषण में भोजन का पाचन की कोई जरूरत नहीं होती, कोई आवश्यकता नहीं होता। स्वकोषीय पोषण में भोजन की पाचन की कोई आवश्यकता नहीं होती। स्वकोषीय पोषण मतलब प्रकाश संश्लेषण। स्वकोषीय पोषण का मतलब क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण। इसमें क्या होता है? भोजन की पाचन की आवश्यकता होता है? नहीं होता है। लेकिन विषम कोषीय पोषण में भोजन की पाचन की आवश्यकता होता है। स्वकोषीय पोषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड और सूर्य प्रकाश बहुत जरूरी है, लेकिन विषम कोषीय के लिए क्या कार्बन डाइऑक्साइड जरूरी है और सूर्य प्रकाश नहीं जरूरी है। ये हो गया आपका अंतर। कभी कभी ये भी रहेगा कि स्वकोषीय पोषण के लिए जो पदार्थ हम लोग को मिलता है कहाँ से मिलता है? तो हम आपको प्रकाश संश्लेषण में बता दिए थे कि सूर्य से सूर्य का प्रकाश मिलता है, वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है, मिट्टी से जल और खनिज लवण मिलता है। यही मिलता है जी। तो कोई पूछेगा कि बताइए स्वकोषीय पोषण के लिए कच्ची सामग्री कहाँ से मिलता है? तो बता दोगे। अब क्लोरोफिल तो खूब पत्ते में होता है, पत्ती में होता है ना क्लोरोफिल। तो ये हो गया। वो भी पूछेगा कि कच्चा सामग्री पौधे कहाँ से प्राप्त करते हैं, कैसे प्राप्त करते हैं? तो सूर्य से सूर्य प्रकाश प्राप्त करते हैं, वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त करते हैं, जमीन से जल और खनिज लवण, और क्लोरोफिल उनकी पत्ती में ही होता है। ठीक है। अगला, अमाशय में जो अम्ल होता है उसकी क्या भूमिका है? मतलब अम्ल का क्या क्या काम है? जो हमारे अमाशय में अम्ल है ना उसका क्या क्या काम है? तो पहला काम, अम्ल जो होता है भोजन को अम्लीय बनाता है। क्यों अम्लीय इसलिए बनाता है? ताकि जो जठर रस होता है उसमें उसका एंजाइम उसका पचा सके। नहीं है समझा? अम्ल जो है अमाशय में भोजन को अम्लीय बना देता है। क्यों अम्लीय बना देता है? अम्लीय बनाने से क्या फायदा है? इसलिए ताकि जठर रस के जो एंजाइम उसको पचा सके। अगर ये अम्लीय नहीं बनेगा तो भोजन पच पाएगा नहीं। तो काम हुआ ना? पहला काम याद हुआ कि नहीं याद हुआ? अम्ल जो है भोजन को अम्लीय बनाता है। कहाँ? अमाशय में, ताकि जो जठर रस है वो उसको पचा सके। दूसरा क्या है? तो भोजन के साथ बहुत सारे रोगाणु हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। भोजन के साथ बहुत सारे रोगाणु, बहुत सारे बैक्टीरिया हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। ये हम उसको नष्ट करने का काम करते हैं। उसको नष्ट करके हम हमें रोगों से बचाते हैं। आया? तो अम्ल का आया क्या क्या काम है? अम्ल का क्या क्या काम है? भोजन को अम्लीय बनाना ताकि जठर रस उसको पचा सके, और दूसरा भोजन के साथ हमारे शरीर में जो रोगाणु प्रवेश कर गया, बैक्टीरिया प्रवेश कर गया, उसको नष्ट करना और हमारे शरीर को रोगों से बचाना। अब अगला है कि जो पचा हुआ भोजन है उसको क्षुद्रांत का मतलब होता है छोटियां। क्षुद्रांत का मतलब क्या होता है? छोटियां। तो जो पचा हुआ भोजन है उसको छोटी आंत कैसे अवशोषित कर पाता है? तो देखिए ध्यान से सुनिएगा। छोटी आंत बताया था थोड़े पहले। जो छोटी आंत होता है उसके अंदर की दीवार में बहुत सारे अनगिनत रसांकुर होते हैं जिसको बोलते हैं विलाई। ठीक ना? छोटी आंत के दीवारों में, अंदर की दीवारों में बहुत सारे क्या होते हैं? रसांकुर होते हैं जिसमें रक्त वाहिनियों का जाल बिछा होता है। रक्त वाहिनियों का क्या होता है? जाल बिछा होता है। और यही जो रक्त वाहिनियां है इसमें जो रक्त होता है ना ब्लड, उसमें विसरण क्रिया द्वारा क्या होता है? तो जो भी भोजन के प्रोटीन है, ग्लूकोज है, खनिज लवण है, विटामिन है, उसका अवशोषण हो जाता है। आया समझ में? पचा हुआ भोजन कैसे अवशोषित होता है? छोटी आंत में। यही पूछेगा कि पचा हुआ भोजन छोटी आंत में कैसे अवशोषित होता है? छोटी आंत में होते हैं क्षुद्रांत।
तो क्षुद्रांत्र में या छोटी आंत में पचा भोजन कैसे अवशोषित कर लिया जाता है? तो आपको लिखना क्या है कि छोटी आंत की जो दीवार होता है, अंदर की दीवार, उसमें बहुत सारे अनगिनत रसांकुर होते हैं जिससे रक्त वाहिनियों का जाल बिछा होता है, ठीक है। और जो भोजन में मौजूद है ग्लूकोज, प्रोटीन, विटामिन या भी जो लवण, उसको अवशोषित कौन कर लेते हैं? यही रक्त विसरण की क्रिया द्वारा, ठीक है। अब अगला है कि पाचक एंजाइम का क्या कार्य है? पाचक एंजाइम के क्या कार्य है? तो जो एंजाइम होते हैं भोजन के जटिल अवयवों को सिंपल, मतलब भोजन के जो जटिल अवयव है उसको सरल अवयव में तोड़ देते हैं। मतलब एंजाइम जो होते हैं भोजन को तोड़ने का काम करते हैं ताकि वो भोजन घुलनशील बन सके और शरीर उसको आसानी से अवशोषित कर सके। आया पाचक एंजाइमों के क्या कार्य है? तो पाचक एंजाइम क्या करते हैं? भोजन के जटिल अवयवों को तोड़ने का काम करते हैं। जटिल अवयवों को क्या करते हैं? तोड़ने का काम करते हैं ताकि वो क्या हो सके? घुलनशील बन सके और शरीर, हमारा जो शरीर है उसको अवशोषित आसानी से कर सके। तो ये था आपका ये जैव प्रक्रम का पहला टॉपिक। कौन सा टॉपिक? पोषण। पहला टॉपिक था पोषण, वो समाप्त हो गया। अब हम लोग पार्ट 4 में पढ़ेंगे श्वसन। पार्ट 4 में क्या पढ़ेंगे? श्वसन। अगले पार्ट में हम लोग श्वसन करेंगे। पोषण आपका समाप्त हो गया। पोषण से रिलेटेड हर प्रकार के क्वेश्चन को आपको बता रही है। आप इसको भी स्क्रीनशॉट ले करके आप इसको भी लिख लीजिएगा, इसको भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, लिख लीजिएगा। सभी क्वेश्चन बहुत 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 खास है, ठीक है। तो आज इतना ही रहते हैं, फिर से मिलते हैं अगले वीडियो में श्वसन को लेकर। आज इतना ही, धन्यवाद।